हाँ भाई, वेलकम बैक क्लास। हम लोग ने चैप्टर वेक्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, वेक्टर्स में हम लोग ने सबसे पहले देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, अभी तक हम लोग ने जितने भी टॉपिक्स देख रखे थोड़ा सा उसका रिकैप करते फिर आगे बढ़ते। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिनको मेजर करके एग्जैक्ट एक मेजरमेंट आप बता सकते हैं। आर में दोज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा भाई, वेरी गुड। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं और मेजर करने के बाद जो टोटल वैल्यू आती है दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आईने पास में, ठीक है, मतलब मुझे समझ में आ गया था फिजिकल क्वांटिटी कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं और मेजर करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको अपन लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फिर भी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप में? दो टाइप में। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है मतलब मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ कोई डायरेक्शन नहीं होता, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। आरियस में, ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन वर नोन एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। आरियस में वेक्टर्स एंड टेंसर्स। समझ में बात? सर क्या किस बेसिस पे हम लोगों ने डिवीजन किया था वेक्टर्स एंड टेंसर्स? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग डायरेक्शन एंड व्हिच ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर नोन एज वेक्टर्स। आरियस में उसके सिवा फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट व्हिच डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर नोन एज टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। समझ बात? ठीक है, स्केलर का एग्जांपल हमारे पास मास था जिसमें कोई डायरेक्शन था ही नहीं। वेक्टर का एग्जांपल हमारे पास फोर्स था। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या था सर? एक ऐसा एडिशन जो डायरेक्शन डिपेंडेंट रहेगा कि आप सेम डायरेक्शन ऐड कर रहे हो, सॉरी सेम डायरेक्शन ऐड कर रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन ऐड कर रहे हो, कैसे ऐड कर रहे हो। ठीक है, उसके हिसाब से उसका रिजल्ट चेंज होता है। इसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, तो फोर्स को अगर आप देखोगे तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड किया तो कैंसिल कर सकता है, सेम डायरेक्शन में ऐड किया तो डबल कर सकता है। समझ में आ रही ना बात? बहुत बढ़िया। टेंसर फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल था मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन रहेगा लेकिन डायरेक्शन के ऊपर उसका रिजल्ट डिपेंड नहीं करेगा, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन से उसको भेज रहे हो रिजल्ट उसका सेम ही आ जाता है। ठीक है, हाँ, हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड व्हिच ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ये थी हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के वेक्टर को भाई लिखा कैसे जाता है, वेक्टर होता क्या है वो तो समझ में आ गया सर, लेकिन हम उसको लिखते कैसे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के मेरे पास दो टाइप के थे, एक था एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और एक था मेरे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कैसे लिखता हूं। तो मान के चलो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, तो उसको मैं लिखूंगा ए बार, उसको मैं कैसे लिखता था ए बार। ए ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल पार्ट जो है मेरे पास, वेरिएबल पार्ट मुझे बता रहा है कि उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, एरो पार्ट बता रहा है कि उसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी, मतलब ये क्वांटिटी कैसी हो सकती है मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, एक और रिप्रेजेंटेशन था मेरे पास बोल्ड ए, याद होगा आप लोगों को, एक और रिप्रेजेंटेशन होगा मेरे पास बोल्ड ए। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को या तो मैं ए बार या फिर बोल्ड ए, अगर मुझे वेक्टर ए लिखना है तो मैं उसको ए बार या बोल्ड ए लिखूंगा। अगर मान के चलो मुझे वेक्टर बी लिखना हो तो उसको मैं बी बार या फिर बोल्ड बी लिखता हूँ। समझी बात? ये तो बात हो गई वेक्टर की। अगर मुझे वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, क्योंकि दो चीजें हैं मेरे पास, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर मुझे वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं तो मैग्नीट्यूड पार्ट किससे पता चलता है, वेरिएबल पार्ट से। तो मैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मैं सिर्फ ए करके लिखूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास ए वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ ए होगा, अगर मेरे पास बी वेक्टर होता तो उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ बी होगा। समझी बात? तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप सिंपली वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर उसको मॉड साइन से रिप्रेजेंट करते हो। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड साइन। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा मॉड साइन जो प्लस माइनस साइन हटा देता है, और प्लस माइनस बता क्या रहा है कि आप पॉजिटिव में जा रहे हो या नेगेटिव में जा रहे हो। तो एक तरीके से आपको डायरेक्शन का सेंस बता रहा था प्लस या माइनस, अगर वो हटा दिए मतलब बचा क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड। समझा? हाँ भाई, तो मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन हो गया एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, जिसमें हम लोग वेक्टर को और उसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात? सर आपने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बताया कि टोटल वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपने सर वो बता दिया, लेकिन सर डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वेक्टर में तो दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या डायरेक्शन को मैं एरो से डिनोट कर सकता हूँ क्या? नहीं सर, डायरेक्शन को मैं एरो से डिनोट नहीं करता उसमें। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शन डिनोट करना है तो उसका एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन करेंगे।
समझ में आ रही बात? वो क्या रहेगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल वेक्टर एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपको समझ में आ गया था। उसके सिवा हम लोगों ने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को अगर ग्राफिकली मतलब ड्रॉ करके अगर मुझे शो करना है तो मैं उसको एक लाइन रेस से शो कर रहा था, ठीक है। जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट को अपन लोग टेल बोल रहे थे, एंडिंग पॉइंट को अपन लोग हेड बोल रहे थे, समझा? पूंछ और सर, समझा ना, ठीक है। उसके सिवा जो लेंथ ऑफ एरो जो था, लेंथ ऑफ एरो दैट वाज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एंड डायरेक्शन ऑफ एरो जो था वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बता रहा है। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। इसका मतलब अगर लेंथ ज्यादा है मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेंथ कम है मतलब मैग्नीट्यूड कम है, डायरेक्शन आपको बता रहा है कि कहां पे जा रहा है, वो एग्जैक्टली कहां पे जा रहा है वो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मिलता है। लेकिन मुझे जब मैं एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा था तो ये एरो बता रहा है कि कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, क्या एग्जैक्ट डायरेक्शन बता पा रहे थे क्या? नहीं। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम एग्जैक्ट डायरेक्शन बता पाते हैं, इस वजह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से बेटर है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि ये जो मैंने बाइफर्केशन किया था टेंसर और वेक्टर में कि which obeys vector law of addition are known as vectors and which does not obey vector law of addition are known as tensors। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है सर, वो हमने देखा था, ठीक है। तो हमने देखा था कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मुझे ये तो समझ में आ गया था, एक बेसिक आइडिया आ गया था। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब एक ऐसा एडिशन जो डायरेक्शन डिपेंडेंट रहेगा कि भाई कहाँ ऐड कर रहे हैं, समझ में आ रही ना बात, ठीक है। और एग्जैक्टली वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन दो टाइप के थे। कितने टाइप के थे? दो टाइप के थे। एक था मेरे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक था मेरे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक था मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। हाँ भाई, अरे सर लॉ ऑफ एडिशन ठीक है समझ में आया, यहाँ पे ट्रायंगल है मतलब यहाँ से ट्रायंगल से रिलेशन कुछ होगा, यहाँ पे पैरेललोग्राम है मतलब यहाँ पे पैरेललोग्राम से रिलेशन कुछ होगा। तो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखा था कि मान के चलो मेरे पास एक बंदा गया है ए से बी, ठीक है। तो अगर मेरे पास बंदा ए से बी गया तो स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट बी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी वेक्टर, समझ बात। फिर उसके बाद वही बंदा बी से टर्न होके सी तक गया, मान के चलो वो बंदा टर्न होके बी से सी तक गया, समझ बात। तो स्टार्टिंग पॉइंट बी है, एंडिंग पॉइंट सी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी वेक्टर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर उसने ओवरऑल जर्नी में स्टार्ट कहां से किया था, ए से सर, और फाइनली एंड कहां पे कर रहा है, सी पे सर। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी से बी सी जाने में वो फाइनली नेट चला कितना, ए से सी, नेट चला वो ए से सी। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए था, एंडिंग पॉइंट सी था, तो दिस इज ए सी वेक्टर, हमारी बात। तो इससे हमको समझ में आया था कि वेक्टर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, वेक्टर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिव्स मी द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, हमारी बात, ठीक है। ये था मेरे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में मैंने देखा था कि जो दो साइड्स को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे पास ए बी और ए सी लेना है, ए बी और बी सी लेना है, या बी सी और ए सी लेना है, किन दो को ऐड करना है, अगर आपको वो समझना है तो मैंने क्या देखा था कि जिन दो साइड्स को मुझे ऐड करना है उन दो साइड्स का, उन दो वेक्टर्स का हेड और टेल कोइंसाइड होना चाहिए। आरएस में मतलब जिन दो साइड्स को मैं ऐड कर रहा हूं उनका हेड और टेल कोइंसाइड होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं AC और AB की बात करूं तो AB का टेल और AC का टेल कोइंसाइड हो रहा है, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं, मतलब मैं AB AC को ऐड नहीं कर रहा हूं। अगर मैं AC और BC की बात करूं तो BC का हेड और AC का हेड कोइंसाइड कर रहा है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं, मतलब मैं BC और AC को ऐड नहीं कर रहा हूं। AB का हेड और BC का टेल, क्या ये कोइंसाइड हो रहा है? इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब मैं कौन से दो साइड्स ऐड कर रहा था, AB और BC, ठीक है। वैसे ही मान के चलो अगर मेरे पास ऐसा दिया होता DEF, तो देखो कंडीशन कहां पे सेटिस्फाई हो रही है, हेड और टेल मैच करना सही सर, ठीक है। क्या यहाँ पे मैं देखता हूँ, पहले तो वेक्टर्स को नेम करते हैं अपन, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है D से, एंड हो रहा है E पे, सो दिस इज DE वेक्टर। स्टार्ट हो रहा है D से, एंड हो रहा है F पे, सो दिस इज DF वेक्टर। स्टार्ट हो रहा है E पे, एंड हो रहा है F पे, सो दिस इज EF वेक्टर, ठीक है। हाँ भाई, अगर मैं DF और EF की बात करूं तो DF का हेड और EF का हेड कोइंसाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कोइंसाइड हो रहा है मेरे पास, हेड और हेड। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं सर, मतलब ये दो साइड्स को आप ऐड नहीं कर रहे, ठीक है भाई। अगर मैं DF और DE की बात करूं तो DE का टेल और DF का टेल कोइंसाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है, टेल और टेल।
क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं सर, मतलब मैं इन दो को ऐड नहीं कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे देखूं डीई का हेड और ईएफ का टेल, ये कोइंसाइड हो रहा है, मतलब हेड और टेल। हाँ सर, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मतलब मैं कौन से दो साइड्स को ऐड कर रहा हूँ? डीई वेक्टर एंड ईएफ वेक्टर, और इन दो साइड से मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है सर? डीएफ वेक्टर। तो मैं लिख सकता हूं डीई प्लस ईएफ इज इक्वल टू डीएफ। हमारी बात ठीक है, ये था मेरे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लोग ने बस इतना सा देखा था। फिर हम लोग ने एक दूसरा सब टॉपिक स्टार्ट किया था, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, दूसरा सब टॉपिक मैंने क्यों स्टार्ट किया था? ताकि हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को और थोड़ा अच्छे से स्टडी कर सके। ठीक है, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन ट्रायंगल लॉ में ऐसे आएंगे जिसमें आपको पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स लगेगा। हमारी बात ठीक है, बेसिकली ट्रायंगल से पैरेललोग्राम में रिलेशन लाने के भी हमको पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स लगेगा। तो एक छोटा सा सब कॉन्सेप्ट था, सब टॉपिक था, जो हम लोग ने आपको पहले बताया। अब देखो क्या सर, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है? हमने क्या देखा था कि मान के चलो कि मैंने किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये वेक्टर मान के चलो मेरे पास ए बी, सो दिस इज ए बी वेक्टर। अब मान के चलो मुझे पता है कि किसी भी वेक्टर के पास दो चीज होंगी सर, एक तो होगा मैग्नीट्यूड, एक होगा डायरेक्शन, और उसके बाद वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा, वो बाद में देखेंगे। लेकिन जरूरी क्या है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी। उसका मैग्नीट्यूड लेंथ से डिनोट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लेंथ से डिनोट करते हैं, वेक्टर का डायरेक्शन हम एरो के डायरेक्शन से शो करते हैं। सर मेरी ना बात ठीक है, इसका मतलब जब मैं किसी भी वेक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे शो कर देते हैं लोग बढ़िया से। हाँ, ये था हमारे पास ए बी वेक्टर। ठीक है, तो मैंने बताया था कि लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बता रहा है, एंड डायरेक्शन ऑफ एरो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बता रहा है। सर हमारी बात, और किसी भी वेक्टर में सर हमारे पास कितनी चीजें होती है सर? दो चीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड लेंथ से डिफाइन कर रहे हैं अपन लोग, डायरेक्शन एरो के डायरेक्शन से बता रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, अब मान के चलो अगर मैंने ए बी वेक्टर को यहां से उठाकर कहीं और रख दिया, यहां से उठाकर कहीं और रख दिया, फिलहाल इसको मैं ए डैश बी डैश बोलूं। ठीक है, क्योंकि मैंने उठा के रखा है ना। ठीक है, तो अब हमको पक्का नहीं है कि ये दोनों वेक्टर सेम है या चेंज हो गया, मुझे नहीं पता था, तो अब मैं वो देखने वाला। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूं कि मान के चलो मैंने ए बी वेक्टर को यहां से उठा के कहीं और रख दिया, सच दैट जितनी लेंथ पहले थी, मान के चलो पहली लेंथ थी मेरे पास L, सच दैट जितनी लेंथ पहले थी अभी भी उतनी ही लेंथ है, एंड जो डायरेक्शन पहला था अभी भी वही डायरेक्शन। समझ बात, जितनी लेंथ पहले थी अभी भी उतनी लेंथ है, जो डायरेक्शन पहले था अभी भी वही डायरेक्शन है। वेक्टर के पास होती सर कितनी चीज है? दो चीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो मैग्नीट्यूड पहले था अभी भी वही मैग्नीट्यूड है, जो डायरेक्शन पहले था अभी भी वही डायरेक्शन है। तो वेक्टर को जब मैंने यहां से यहां पे उठा के रखा था, तो क्या वो वेक्टर चेंज हो गया होगा क्या? नहीं सर, मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही है, तो वेक्टर आज भी वही है सर। समझ में आ रही बात? उमेर सर यहाँ खड़े हैं, अब उमेर सर यहाँ पे खड़े, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? उमेर सर तो उमेर सर ही होंगे, आएंगे। ठीक है, वैसे ही किसी भी वेक्टर को उठा के अगर मैं कहीं और रख देता हूं, सच दैट उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, सच दैट उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, एंड उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। सुनारी बात, ठीक है, देन दैट इज नोन एज पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स क्या बोलता है कि आप किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं भी और रख सकते हो। ठीक है, किसी भी वेक्टर को उठा के आप कहीं भी और रख सकते हो, प्रोवाइडेड आप उसका लेंथ भी चेंज ना करो एंड उसका डायरेक्शन भी चेंज ना करो। समझ में आ रही बात? सो दिस इज नोन एज पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, हाँ, विल कम बैक टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, उसके पहले एक और छोटा सा सब टॉपिक देखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सब टॉपिक देखते हैं, दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हेडिंग डालिएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कठिनाई, बेझिझक आराम से आप कांटेक्ट करो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, लेकिन डाउट पूछना जरूरी है सर। हाँ भाई, हेडिंग डालिएगा
एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एब्सोल्युटली यार, आप लोग ने 9th-10th में ये सब देखा ही होगा कि अगर मेरे पास कोई भी दो लाइन दी है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी दो लाइन है, ठीक है, तो वो दो लाइन के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो फॉर्म हो ही रहा होगा। आ रही है उसमें, जैसे कि अगर मान के चलो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल कितना फॉर्म होगा, 0 डिग्री। एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो कितना फॉर्म होगा, 90 डिग्री। वैसे 60 डिग्री फॉर्म हो सकता है, 30 डिग्री फॉर्म हो सकता है, 45, 180, 135, जितना चाहे उतना एंगल आप फॉर्म करवा सकते हो। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी दो लाइंस है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो भाई साहब फॉर्म हो रहा हो। समझ में आ रही ना बात? ठीक है सर, बात समझ में आ गई आपकी। अब देखिए, जो हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम लोग जब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वेक्टर भी तो एक लाइन रे ही है, ठीक है। वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, लाइन रे से रिप्रेजेंट कर रहे थे। आ रही है उसमें, ठीक है। तो मान के चलो मेरे पास एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, एक वेक्टर है मेरे पास ए बी वेक्टर, और मान के चलो मैंने एक और कोई दूसरा वेक्टर लाया होता, मान के चलो सी डी वेक्टर, ठीक है। अभी मैं शो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इमेजिन करके देखो, ठीक है। ए वेक्टर मैंने ला लिया ए बी वेक्टर, अब उसके बाद में कोई भी दूसरा वेक्टर बताओ सी डी वेक्टर। समझ आ रही बात? ठीक है। तो ये एक वेक्टर है, मतलब ये एक लाइन रे है। लाइन रे मतलब पार्ट ऑफ लाइन। तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि वेक्टर, ये जो ए बी वेक्टर है वो इस लाइन का पार्ट है, ये ए बी वेक्टर इस लाइन का पार्ट है। वैसे जो सी डी वेक्टर होगा वो किसी और लाइन का पार्ट हो सकता है। आरियस में जो भी सी डी वेक्टर होगा वो किसी और लाइन का पार्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या, ए बी वेक्टर भी पार्ट ऑफ लाइन है, सी डी वेक्टर भी पार्ट ऑफ लाइन है, और किसी भी दो लाइन के बीच में कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म होगा। हाँ यानी इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी दो लाइन के बीच में कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब किसी भी दो वेक्टर के बीच में भी कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म होगा हमेशा। ऑब्वियस ही बात थी सर। मान के चलो मैंने ए बी वेक्टर आपको यहाँ पे शो किया, ठीक है, ये था मेरे पास ए बी वेक्टर। समझ में आ रही बात? ठीक है। मान के चलो सी डी वेक्टर यहाँ पे था, ठीक है। फिलहाल ए और सी अपन को कोइंसाइड करते देख रहे हो, उसको थोड़ी देर इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये था मेरे पास ए बी वेक्टर, ये था मेरे पास सी डी वेक्टर, ठीक है। तो ये ए बी वेक्टर इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये सी डी वेक्टर इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो जो ये दो लाइंस के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा होगा वही एंगल इन दो वेक्टर्स के बीच में फॉर्म हो रहा है। हमारी बात, ठीक है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स मतलब वो जो दो लाइन रेज है, ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो दो लाइन रेज हमने शो किया है उनके बीच में कितना एंगल है, दैट इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। हमारी बात, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, वही एंगल जो इनके लाइन रेज के बीच में, समझा ना? ठीक है। अब हमको वही पता करना है कि वो एंगल कितना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक भाई साहब थोड़े से होशियार है और उन्होंने बोला कि सर मान के चलिए आपने जो अभी ए बी और सी डी बताया था वो एक दूसरे से ज्वाइन करके बताया था। मान के चलो अगर मेरे पास ए बी वेक्टर यहां होता भाई साहब और सी डी वेक्टर यहां पे होता, ओहो अच्छा सर, ए बी वेक्टर यहां है, सी डी वेक्टर यहां है, ठीक है। तो क्या ये एक दूसरे से जॉइंट दिखाई दे रहे क्या? नहीं सर, अगर जॉइंट दिखाई नहीं दे रहे तो कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, क्या वो मैं कमेंट कर सकता हूँ क्या? नहीं। हम लोग एंगल कब बताते थे, जब दो लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती थी। क्या यहाँ पे ये दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं सर। तो क्या मैं एंगल बता पाऊंगा? नहीं। तो क्या सर यहाँ पे भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं क्या? सोचो, पहले आंसर देखने से पहले खुद से सोच लो। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, ए बी वेक्टर यहाँ पे, सी डी वेक्टर यहाँ पे। आपकी दिक्कत क्या है कि अभी मेरे पास इंटरसेक्शन दिखाई नहीं दे रहा। आ रही है उसमें, ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन मान के चलो मुझे तो पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स आते हैं, मुझे पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर आता है। तो मान के चलो सी डी वेक्टर को उठा के मैं यहां पे लेकर आता हूं, सॉरी ये आ गया अपना सी डी। आ रही है इसमें, तो किसी भी वेक्टर को उठा के मैं पैरेलल शिफ्ट करके रख सकता हूं। तो मैंने सी डी वेक्टर को उठा के यहां पे रख दिया। क्या अब मुझे इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। तो क्या मैं अब एंगल बता सकता हूं कितना फॉर्म हो रहा होगा? बिल्कुल समझ में आ रही बात, ठीक है। तो काफी बार आपको वेक्टर्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन क्या इसका ये मतलब कि उनके बीच में एंगल नहीं था? नहीं सर, उसके बीच में एंगल अभी भी है। और वो एंगल देखने के लिए आप पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स यूज करोगे, वो एंगल देखने के लिए आप पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स यूज करोगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि एक बार मुझे इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है तो कितना एंगल फॉर्म होगा उसके बारे में मैं आराम से कमेंट कर सकता हूं।
समझा? ठीक है, गुड, यहां तक सब बढ़िया। ठीक है, ये भाई साहब चंगू जी ने पूछा तो उनको एकदम मजे से समझ गया, हाँ सर क्या बात है क्या बात है, एकदम समझ में आ गया। अब एक और भाई साहब है, अच्छा सर आपने क्या बोला, मैं पैरेलल शिफ्ट से यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे एंगल बिटवीन वेक्टर समझ में आ जाएगा। अब मैं पैरेलल शिफ्ट कहीं पर भी कर सकता हूँ, ओनली कंडीशन क्या है, लेंथ और डायरेक्शन। ठीक है, लेंथ और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पैरेलल शिफ्ट कहीं पर भी कर सकता हूँ। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, CD वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे नहीं रखा था, मैंने CD वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे नहीं रखा था, मैंने CD वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके मान के चलो यहां पे रख दिया, ऐसा। हमारी बात, तो मैंने CD वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे रख दिया, हमारी बात। तो ये एक लाइन रहे है, ये एक लाइन रहे, कि यहाँ पे इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया उसका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, हाँ या नहीं, ये हो गया उसका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अरे मतलब पहले बंदे के हिसाब से, पहले बंदे के हिसाब से एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ये दिख रहा था, दूसरे बंदे के हिसाब से एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ये दिख रहा था। सर हमारी ये बात क्या दिक्कत हो रही है, समझा नहीं समझा, प्रॉब्लम क्या हुआ है? ठीक है, यहाँ पे सर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता था इंटरसेक्शन शो करने के लिए। क्यों इंटरसेक्शन शो करना है? क्योंकि मैं एंगल बिटवीन द लाइंस तब बता सकता हूँ जब वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर देंगे, है ना, आया? ठीक है, तो इंटरसेक्ट करने के लिए मैंने CD को एक बंदे ने पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया था, दूसरे बंदे ने पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया। तो एक के हिसाब से, पहले के हिसाब से एंगल मेरे पास ये आ रहा है, मान के चलिए इसको मैं θ1 बोल रहा हूँ, दूसरे के हिसाब से मेरे पास एंगल ये आ रहा है, इसको मैं θ2, मतलब एक बंदे के हिसाब से एंगल θ1 आ रहा है, एक बंदे के हिसाब से एंगल θ2 आ रहा है। ओहो, तो क्या यहाँ पे मेरे पास एंगल में डिफरेंस आ सकता है? तो लोगों ने क्या जुगाड़ बोला कि ठीक है, पैरेलल शिफ्ट यहां पे भी जायज है, पैरेलल शिफ्ट यहां पे भी जायज है, लेकिन जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन हम लोग एक चीज फॉलो करेंगे, हम लोग एक रूल फॉलो करेंगे। क्या रूल? कि मैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स तब डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है, मैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स तब डिफाइन कर सकता हूं जब दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में जुड़े। आरियस में मैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तब डिफाइन कर सकता हूं जब दोनों वेक्टर की टेल्स आपस में जुड़ी। आरियस में, और किसी महाशय ने, किसी महापुरुष ने इसको बहुत अच्छा नाम दिया था, जिसको बोलते हैं टेल से टेल मिलाओ, जिसके, ठीक है, समझा नहीं समझा? ठीक है, तो ये कंडीशन होती है अपने पास, जब पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर की टेल एक दूसरे से कोइंसाइड हो रही होंगी, तो उस एंगल को बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सिर्फ इस एंगल को अपन लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि कायदे से पहला बंदा भी सही था, दूसरा बंदा भी सही था, लेकिन क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था? हाँ या नहीं? तो जस्ट टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन मैंने एक रूल डिफाइन कर दिया, एक नया रूल डिफाइन कर दिया कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स हम तब डिफाइन करेंगे जब पहले की टेल और दूसरी की टेल एक दूसरे से मैच करे। समझ बात? then that angle will be angle between two vectors। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टेल और टेल मैच कर रही है, अगर यहाँ पे देखूँ तो हेड और टेल मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहे हैं? हेड और टेल मैच कर रहा है। तो क्या मेरे पास एंगल बिटवीन वेक्टर्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या नहीं हो रही? मतलब दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। समझ आ रही बात? समझा नहीं समझा? ठीक है, तो हम लोग को यहाँ तक क्या समझना है एंगल बिटवीन वेक्टर्स के बारे में कि सर मेरे पास कोई भी दो वेक्टर है तो वेक्टर में लाइन रे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और लाइन रे के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो फॉर्म हो रहा हो। समझ आ रही बात? ठीक है, अब एंगल देखने के लिए हमको पहले इंटरसेक्शन देखना रहेगा, तो इंटरसेक्शन देखने के लिए मैंने उसको पैरेलल शिफ्ट करके रखा, ठीक है, और पैरेलल शिफ्ट करके कैसे रखूंगा? सच दैट पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर की टेल कोइंसाइड होनी चाहिए, दोनों वेक्टर्स की टेल कोइंसाइड होनी चाहिए। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, then the angle will be known as angle between the two vectors, then this angle will be known as angle between the two vectors। समझ आ रही है बात? ठीक है, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन मैंने ये, हम लोगों ने ये रूल डिफाइन किया, ठीक है, गुड। चलिए बोलो, जो समझ में आया खुद के प्यारे प्यारे शब्दों में खुद से लिखिए। क्यों सर मैं आपको नोट्स क्यों नहीं लिखा रहा हूँ? ठीक है, एक बात समझो, नोट्स जो है ये बोर्ड के एग्जाम नहीं है, जो आप लोग को जो सर बता रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही छाप के आए। नोट्स आप लोगों को ऐसे बनाना है, ठीक है, और नोट्स जरूर बनाना है, ठीक है। नोट्स आप लोगों को लेकिन बनाने कैसे सर?
इस तरीके से नोट्स बनाओ कि जब फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे तब खुद से समझ में आना चाहिए। मान के चलो अगर आज मैंने कुछ लिखा दिया तो आज तो आपको समझ में आ गया, लेकिन फाइनल रिवीजन के टाइम कि सर ने ये कैसे बताया था वो हमको याद नहीं, लेकिन खुद का लिखा हुआ आप लोग को हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो खुद अच्छे से और डिटेल में नोट्स बनाए, समझा ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मेरे पास क्या समझ में आया? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज डिफाइंड when tail of both the vectors coincide with each other. Then angle between the vectors is defined. ठीक है, हाँ समझ में आ गई। जैसे कि मान के चलो ये मेरे पास एक वेक्टर है ए बी वेक्टर आरियस में, और ये मेरे पास है दूसरा वेक्टर ए सी वेक्टर। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ए एंडिंग पॉइंट बी है, सो दिस इज ए बी वेक्टर। ये स्टार्टिंग पॉइंट ए एंडिंग पॉइंट सी है, तो दिस इज ए सी वेक्टर। ठीक है, देन दिस विल बी द कंडीशन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दिस इज द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड हमारी बात। ठीक है, एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की कंडीशन क्या होती है? टेल से टेल मिलना चाहिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की कंडीशन क्या होती है? टेल से टेल मिलनी चाहिए। और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की कंडीशन क्या होती है? ये हेड से टेल मिलनी चाहिए। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की कंडीशन क्या होती है सर? हेड से टेल मिलनी चाहिए। अरे सर ये कितना कंफ्यूजन है, कहाँ पे हेड से टेल मिलाना है, कहाँ पे टेल से टेल मिलाना है? बेटा चिंता की कोई बात नहीं, ये सारी चीज आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अभी आप बस एक बार सुन के समझ लो, फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे ना वैसे वैसे अपने आप ये सब चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, समझा? तो इस वजह से प्रैक्टिस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलो, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होता है वो आपको समझ में आ गई बात। ठीक है, हाँ भाई, अब इसी को थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता था सर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में। अब देखिए, मान के चलो ये मेरे पास ए बी वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मान के चलो ये पेन है, दूसरा वेक्टर ये पेन है। ठीक है, तो एक वेक्टर को फिक्स करके मैं दूसरे वेक्टर को मूव कराऊंगा। ठीक है, एक वेक्टर को फिक्स करके मैं दूसरे वेक्टर को मूव कराऊंगा और फिर हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स देखेंगे। ठीक है, मान के चलो ये ए है, ये बी है, स्टार्टिंग एट ए एंडिंग एट बी, सो दिस इज ए बी वेक्टर, दिस इज ए बी वेक्टर। वैसे ही दिस इज द टेल, दिस इज द हेड, ऐसे इमेजिन करो, ये टेल है, ये हेड है। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हम कब डिफाइन कर सकते हैं? जब पहले की टेल और दूसरे की टेल, ठीक है, पहले की टेल और दूसरे की टेल एक दूसरे से कोइंसाइड होनी चाहिए थी। तो लो भाई मैंने कर दिया कोइंसाइड, समझ बात? तो पहला वेक्टर और दूसरे वेक्टर की टेल कोइंसाइड कर दी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से, जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल थे। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में ए बी है उसी डायरेक्शन में दूसरा है। मान के चलो इसको अपन लोग बोल रहे हैं सी डी वेक्टर, इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं? सी डी वेक्टर। तो जिस डायरेक्शन में ए बी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में सी डी वेक्टर आगे इसमें, तो इनके बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा होगा सर? 0 डिग्री। कितना एंगल फॉर्म हो रहा होगा? 0। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। कितना एंगल फॉर्म हो गया सर? सर एंगल फॉर्म हो गया, परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे सर, तो एंगल कितना हो गया होगा इनके बीच में? 90 डिग्री। क्या बात है सर, बड़े मजा आ रहे, बड़े मजा आ रहे। चलो आगे बढ़ते हैं सर। ये पॉइंट देखो, जिस डायरेक्शन में ए बी है क्या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सी डी है? जिस डायरेक्शन में ए बी है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में सी डी है। ठीक है, तो दिस एंगल इज 180 डिग्री, दिस एंगल इज 180 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया मेरे पास? 180 डिग्री। इसका मतलब जब वो एक दूसरे से पैरेलल थे, एक दूसरे से पैरेलल थे तो एंगल था 0 डिग्री। जब एक दूसरे के ऑपोजिट है तो उनके बीच में एंगल कितना था? 180 डिग्री। ठीक है, फिर से एक और बार देखते हैं। 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 135, 150। ठीक है, और यहां पे आ गया अपन लोग इस पे 180 डिग्री। समझा नहीं समझे? ठीक है, समझ में आ गई ना बात? ठीक है, अब अपन लोग और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ा तो एंगल 180 से आगे बढ़ गया। ठीक है, एंगल क्या हो गया? 180 से आगे बढ़ गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, मतलब मेरे पास जैसे मेरे पास नया वाला वेक्टर यहाँ पे आ गया था,
ठीक है, तो मेरे पास एंगल 180 से आगे बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरे पास यहाँ से 180 से क्रॉस कर रहा होता है ना, तो हम लोग कभी भी एंगल 180 से ज़्यादा डिफाइन नहीं करते कैलकुलेशन के, ठीक है। फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग एंगल 180 से ज़्यादा डिफाइन नहीं करते, ठीक है। लेकिन सर ये 180 से ज़्यादा तो दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब एंगल हम लोग यहाँ से नहीं, अब एंगल हम लोग नीचे से मेजर करना स्टार्ट कर देंगे। समझा, ठीक है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। मतलब जब तक मेरे पास एंगल ऊपर फॉर्म हो रहा था, ठीक है, जब तक मेरे पास दूसरा वेक्टर ऊपर लाई कर रहा था, तो मैं एंगल ऊपर से मेजर कर रहा था। जैसे ही 180 क्रॉस करके मेरे पास वेक्टर नीचे आ गया, तो मैं एंगल नीचे से मेजर करता हूँ। आ रही है उसमें सर, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो है, मेरे पास जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो होता है, एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स कैन लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 180। एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स कैन लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। सर ऐसा क्यों डिफाइन किया गया, समझो। मान के चलो मैंने एक दिया रहता है वेक्टर ए बी और दूसरा है मेरे पास ए सी, ठीक है, एंड दिस एंगल इज 135 डिग्री। कितना एंगल है, 135 डिग्री। और इसमें हाँ भाई, अब एक बंदे को एंगल 135 डिग्री दिख रहा है और दूसरे बंदे ने ज्यादा ही दिमाग लगा दिया। उसने क्या बोला, सर नहीं हमें इसको 135 नहीं लिखते, टोटल 360 डिग्री होता है, टोटल 360 डिग्री होता है कंप्लीट सर्कल में, कंप्लीट राउंड में। ये कितना है 135, तो बचा हुआ कितना होगा 360 माइनस 135, 360 माइनस 135। सर कितना हो रहा है मेरे पास 360 माइनस 135, देख लेते सर, कोई टेंशन नहीं है अपने पास। ये बचा 5 5 2 1, सॉरी 2, तो ये आ गया मेरे पास 225 डिग्री। ये मेरे पास कितना आ गया 225। समझ बात। तो क्या बोला कि सर पहले बंदे ने आंसर बताया 135, दूसरे बंदे ने आंसर बताया 225। क्या सर फिर से कंफ्यूजन, हाँ सर फिर से कंफ्यूजन तो आ रहा है उसमें यार, क्योंकि देखा जाए तो ये भी एक एंगल ही है, ये भी एक एंगल ही है यार, किसी को तुम गलत नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक और रूल डिफाइन करते हैं, समझ बात, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, समझा, ठीक है। अब क्या रूल डिफाइन किया गया कि हम हमेशा वो वाला एंगल बताएंगे, हम हमेशा वो वाला एंगल बताएंगे जो 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है, जो 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है। 0 से 180 के बीच में कौन सा लाई कर रहा है, 135 या 225। सर 135 मतलब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 135, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 135 डिग्री। मान के चलो अगर सिचुएशन ऐसा होता, दिस इज डीई वेक्टर, दिस इज डीएफ वेक्टर, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से देखो तो ये 90 दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये टोटल एंगल कितना होगा मेरे पास 270 डिग्री, कितना होगा मेरे पास 270 डिग्री आ रही है उसमें, ठीक है। ये 270 है और ये वाला है मेरे पास 90। समझ बात। हम हमेशा कौन सा वाला एंगल डिफाइन करेंगे सर, 0 से लेके 180 डिग्री वाला, मतलब कौन सा 270 या 90, सर 90। समझा। इसका मतलब मैंने क्या कन्वेंशन बता दिया कि जब तक मेरे पास ऊपर लाई कर रहे हैं तब हम ऊपर से एंगल मेजर कर रहे हैं, जैसे मेरे पास 180 क्रॉस करके नीचे लाई कर रहे तो मैं नीचे से एंगल मेजर कर रहा हूं, ठीक है। पॉइंट इज सिंपल से कि मेरा एंगल हमेशा कहां पे लाई करना चाहिए, 0 से लेके 180 डिग्री। समझ में आ रही बात, मेरा एंगल हमेशा लाई करना चाहिए 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री। समझा। हाँ भाई, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा अपन लोग बढ़िया रिकैप करते हैं, पूरा समराइज करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या देखा सर हम लोगों ने, आज हम लोगों ने देखा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सर व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, किसी भी दो वेक्टर्स को अपन लोग लाइन रे से डिनोट करते हैं। अब अगर लाइन रे है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होगा, द एंगल फॉर्म बिटवीन द टू लाइन रेज इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। अब सर उसको एंगल निकालने के लिए भी हम लोगों ने अलग अलग रूल डिफाइन किया, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ठीक है। सबसे पहला रूल कि अगर हमको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स चाहिए तो इंटरसेक्शन दिखाना चाहिए, तभी तो मैं एंगल डिफाइन कर पाऊंगा। तो इंटरसेक्शन दिखाने के लिए मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, और कैसे पैरेलल शिफ्ट कर दिया, सच दैट पहले वेक्टर का टेल पूछ दूसरे वेक्टर की टेल पूछ से मैच करनी चाहिए। समझ रही बात, then that is known as angle between the two vectors। समझ रही बात। तो जब तक मेरे पास ताल से ताल नहीं मिली है, सॉरी टेल से टेल नहीं मिली है, ठीक है ना, तब तक मेरे पास एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स डिफाइन नहीं होता। समझा, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास टेल से टेल भी मिली है तो हमेशा मैं एंगल कहां से कहां तक के बीच का डिफाइन करूंगा, 0 से 180 के बीच का एंगल डिफाइन करूंगा। समझ में बात। अगर ग्रेटर देन 180 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका तो दूसरा बचा हुआ जो एंगल रहेगा मैं वो डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल वापस से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे।
देखिए भाई क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, दिस इज ए बी सी डी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पार्ट क्या है, नेम ऑल द वेक्टर्स, नेम ऑल द वेक्टर्स कि उनके नामकरण क्या क्या होंगे। सेकेंड पार्ट आपको दिया गया है दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, अरे इसमें सेकेंड पार्ट फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन एवरी पॉसिबल पेयर ऑफ वेक्टर्स, एवरी पॉसिबल पेयर ऑफ वेक्टर, मतलब जितने भी दो दो वेक्टर्स आ रहे हैं ना, दो दो वेक्टर्स के पेयर बन सकते हैं, उनके बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो आपको बताना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। मेरी बात एरोज अच्छे से दिख लो, एक बार वापस से बना देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, तीन मेरे पास लाइन रेज है सच दैट एनी टू लाइन रे आर प्लेस्ड एट इक्वल एंगल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तीन लाइन रेज है मेरे पास सच दैट एनी टू लाइन रेज आर प्लेस्ड एट इक्वल एंगल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। आपको क्या बताना है, वही दो पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट नेम ऑल द वेक्टर्स, सेकेंड पार्ट फाइंड द एंगल बिटवीन एवरी पॉसिबल पेयर, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन एवरी पॉसिबल पेयर, ठीक है। इसमें लिख लो कंडीशन, ऑल लाइन रेज are placed at equal angle with respect to each other, with respect to its adjacent angle, ये all line rays are placed at equal angles with respect to its adjacent one, ठीक है। मेरी बात मतलब ये तीनों जो है हर किसी के बीच में मेरे पास सेम एंगल फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये वही दो पार्ट करना है, नेम ऑल द वेक्टर्स, उसके बाद फाइंड द एंगल बिटवीन एवरी पॉसिबल पेयर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। हाँ भाई, तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अगली क्लास में अपन लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन पे फिर वापस आएंगे और उस पर कुछ और चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास मतलब लेक्चर्स में कोई भी दिक्कत जा रही है, आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट आ रहा है पर्सनली कांटेक्ट करो, ठीक है। वहाँ पे आपको मैं डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।